हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आरके। इसके पहले वीडियो में हमने आवेश के बारे में समझा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। कल हमने देखा विद्युत की परिभाषा, स्थिर वैद्युत की परिभाषा, आवेश की परिभाषा, आवेश संबंधी परिभाषाओं को हम देख रहे थे। उसमें से हमने कुछ पॉइंटों को क्लियर किया, जैसे धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, कैसा बल आरोपित करते हैं। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसके आगे के पॉइंट कुछ जो शेष रह गए थे उन पॉइंटों की बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं आवेश को कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं, या हम कहें वस्तुओं को कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं। वस्तुओं को हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, घर्षण द्वारा, दूसरा पॉइंट प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। जिस प्रकार हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसी प्रकार से प्रेरण और चालन, ये 3 ऐसी विधियां हैं जिनसे हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि किन वस्तुओं को हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो हम उन वस्तुओं को आवेशित नहीं कर सकते हैं जिनके विराम द्रव्यमान शून्य होते हैं। उन वस्तुओं को हम आवेशित नहीं कर सकते हैं जिनके विराम द्रव्यमान शून्य होते हैं, जैसे फोटोन और न्यूट्रॉन। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है और न्यूट्रॉन का भी विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से कण मूल कण हैं जिन पर कितना आवेश होता है। जो मूल कण होते हैं उन पर कितना आवेश होता है। तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक प्रवृत्ति का, नेगेटिव प्रकृति का होता है, और इसका जो द्रव्यमान यानी मास होता है वो होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻³ kg। इसके बाद दूसरा आपका मूल कण आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रकृति का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक होता है तो प्रोटॉन का कैसा होगा, धनात्मक होगा। और कितना होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके आगे इसका मास देखते प्रोटॉन का तो कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं तीसरे का न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इसका मास, हाँ न्यूट्रॉन पर मास जरूर होता है। वो कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो मास होते हैं वो लगभग में बराबर होते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि जो आवेश है वो कैसी राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। इसके आगे का पॉइंट हम देखते हैं। इसके आगे का पॉइंट है मात्रक, आवेश के मात्रक। आवेश के कौन कौन से मात्रक हैं, MKS, CGS, जो SI प्रणाली में होते हैं। आवेश के मात्रक बताने से पहले हमें कुछ बच्चों ने बोला था सर हमें नोट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो आपको नोट बनाने के लिए ही ये सारे लेक्चर दिए जाते हैं। इन लेक्चरों को ध्यान से सुनिए, 2-2, 3-3 बार रिपीट करके देखिए। इसके बाद फिर आप उनको समझिए और किताब की एक्सरसाइज को देखिए। उनके जो प्रश्न मिलते हैं उनसे नोट तैयार कीजिए। लेकिन आपको जब आपने इतना कहा है तो हम आपके लिए बोर्ड पर वो कल वाली वीडियो और आज के कुछ इन्हीं पॉइंटों को एक बार राइट कर देंगे, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर उनको अपने नोट में एक नोट के तरीके से बना लीजिएगा। एक पूर्णतः नोट ही होगा, कोई शॉर्ट नहीं होगा। हाँ। तो अभी तक आपने वह पढ़ा जो हमने कल इसके पहले वाले वीडियो में, और कुछ अभी हमने जो बताया उसकी परिभाषाएं या महत्वपूर्ण बिंदु
उनमें। अब हम बात करते हैं जो इस तरह आवेश की मात्रक की, तो आवेश के मात्रक भी बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन 4-5 मात्रक जरूर बनते हैं। जैसे कि आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से, जिसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक 2 होते हैं, स्टेट कूलाम, स्थैत कूलाम बोलते हैं। इसे शॉर्ट में ESU कहते हैं, इसे शॉर्ट में ESU कहते हैं, स्टेट कूलाम। और एक होता है एब कूलाम आवेश का मात्रक, जिसे हम शॉर्ट में EMU कहते हैं। अच्छा, हम ESU और EMU के फुल फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पर ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट यूनिट, कहने का मतलब स्थिर वैद्युत कूलाम। इसके बाद EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वैद्युत चुंबकीय मात्रक। 1 कूलाम 1/10 एव कूलाम के बराबर होता है, 1/10 कूलाम के बराबर होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम इक्वल 1/10 एव कूलाम, और 1 कूलाम इक्वल 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। 1 एव कूलाम बराबर अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10 कैरी हो जाएगी, तो बनेगा 3 × 10⁻10 स्टेट कूलाम। यानी 1 एव कूलाम, 1 एव कूलाम बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻10 स्टेट कूलाम। अब करते हैं आवेश के सबसे बड़े और सबसे छोटे मात्रक की बात। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होते हैं। अब इसकी हम चर्चा करते हैं वैद्युत श्रेणी की। फैराडे की जो वैद्युत श्रेणी है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है, और उसको थोड़ा हमें देखना है। उसमें है क्या, उसमें हमें देखते हैं कि जब हम 2 पदार्थों को रगड़ते हैं तो कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक होगा। उस सारणी को फैराडे ने एक क्रमबद्ध तरीके से रख दिया है कुछ पदार्थों के नाम को लेकर, वो हम देखते हैं अभी। तो हमने कहा था फैराडे की वैद्युत सारणी महत्वपूर्ण है पदार्थों के लिए। जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो कौन धनात्मक और कौन ऋणात्मक होता है। परस्पर रगड़े जाते हैं, जरूरी नहीं कब कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कांच, कांच को अगर हम फलालेन से रगड़ेंगे तो कांच धनात्मक होगा और फलालेन ऋणात्मक होगा। कांच धनात्मक होगा जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे, लेकिन जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो जे धनात्मक और ऊन ऋणात्मक हो जाएगा, यानी फलालेन धनात्मक और ऊन ऋणात्मक हो जाएगा। जब ऊन और सिल्क को रगड़ेंगे तो उसमें जे ऊन धनात्मक, सिल्क ऋणात्मक, सिल्क धातु धनात्मक ऋणात्मक, धातु रबड़, इस तरीके से इनके आपस में रगड़ने पर जो एक क्रम दिया गया है नीचे से ऊपर की ओर, उस क्रम को हम याद करके देख सकते हैं कौन सा पदार्थ धनात्मक और कौन सा पदार्थ ऋणात्मक होगा। हमें इस चीज को ध्यान रखना है। कोई बड़ी सारणी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम 2 पदार्थों को रगड़ेंगे तो कौन सा पदार्थ धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं। जो कुछ तत्व है, जो कुछ पदार्थ दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आवेश की निर्भरता। तो आवेश माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश किसी भी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जितना आवेश वायु में होगा, जितना आवेश का मान वायु में होगा, वही मान उसका किसी भी पदार्थ में रखेंगे, किसी भी माध्यम में रखेंगे, उतनी ही वैल्यू उसकी होगी। अभी तक आपने आवेश के बारे में पढ़ा। हम देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण तथा मूल आवेश। आवेश का क्वांटीकरण तथा मूल आवेश क्या है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज एंड फंडामेंटल चार्जेस, यानी आवेश का क्वांटीकरण और मूल आवेश। अब इसकी परिभाषा क्या है? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान का पूर्ण गुणक होता है। इसको पूर्ण गुणक होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण को ही हम आवेश की परमाणुकता कहते हैं। तथा इस आवेश की न्यूनतम मात्रा, जो आवेश है इसकी जो न्यूनतम कम से कम मात्रा, जिसका पूर्ण गुणक है, जो गुणक है उसकी, जो उसके जिसके गुणक है,
जो वैल्यू के गुणक में है उसकी न्यूनतम मात्रा को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, माना कि कुल आवेश Q है, यहाँ पर जो पूर्ण गुणक है, गुणांकों की संख्या कुछ भी हो सकती है, n है, तो जी मूल आवेश है आपका। यहाँ पर E क्या है, मूल आवेश है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर Q बराबर कुल आवेश, n बराबर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और E का मान हम जैसे इतना जानते हैं, प्लस माइनस, मतलब प्लस हो गया प्रोटॉन के लिए और माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जी आपका मूल आवेश हो गया। तो इस तरीके से जो है, और आवेश के क्वांटीकरण का साधारण भाषा में देखा जाए तो आवेश का मतलब है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उसको तोड़ा नहीं जा सकता निश्चित रूप से। गुणांकों में उसको अलग कर सकते हैं, जैसे 3 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, यानी कहने का मतलब जैसे आपके पास 4 गुना आवेश है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कहने का मतलब जी इसका पूर्ण गुणक है। अब इसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं कि हम चाहे 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश किसी में दे दें, या हम बात करें हाफ आवेश किसी वस्तु में दे दें, हाफ आवेश किसी वस्तु से ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। इसको हम जब देंगे या लेंगे तो किसी वस्तु में, तो हम इसको पूर्णांकों के रूप में लेंगे, हम इसको दशमलव या दशांक के रूप में नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण के नियम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। किसी पृथककृत निकाय में न तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में स्थित सभी निकायों का जो आवेश रहता है वो नियत रहता है। हम समझ सकते हैं आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या पुश करके देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं वैद्युत बल की। तो जो वैद्युत बल की, तो अभी हमने आवेश संरक्षण का नियम देखा। अब बात करते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आवेश पर संभवतः चर्चा होती है तो इसकी वैद्युत बल की। तो वैद्युत बल क्या है, दो आवेशित वस्तुएं जो यानी कि चार्ज की हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो उनके बीच जो यानी कि दोनों वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं, तो उनके बीच जब उनको पास लाते या हम सजाती बिजाती जो हमने पढ़ा था उनको पास लाते हैं तो उनमें एक बल का अनुभव होता है, या तो खिंचती हुई प्रतीत होती है यानी आकर्षण बल लगता है, या दूर हटती हुई प्रतीत होती है, या हट भी सकती है, हटती भी है। तो ये कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता। तो उस वैद्युत बल की बात करते हैं। तो वैद्युत बल क्या है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। या हम सीधा कह सकते हैं दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो होता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कूलाम के नियम के फॉर्मूले से ही हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में लगेंगे, जिससे न्यूमेरिकल लगेंगे। और हमें ये भी देखना है कि कूलाम के नियम का क्या महत्व है, कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है कूलाम के नियम का, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को हमें देखना है। तो हम कूलाम के नियम को एक बार आपको बताते हैं, इसके बाद फिर हम आगे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें है क्या कूलाम का नियम, दो स्थिर मतलब हमने यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में ही हमने बताया था आपको यूनिट में, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, नहीं रुका हुआ आवेश। तो यहाँ पर दो आवेश रुके हुए होंगे, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, जैसे एक आपका आवेश ये रखा है और एक आवेश ये रखा है, दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लग रहा है वो होता कैसा है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की परिमाण मतलब मात्रा, दोनों आवेशों की कितनी मात्रा, हमने माना इस पर Q1 मात्रा है, इस पर Q2 मात्रा है, तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो बल है वो कैसा है, सब प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, तथा बीच की दूरी जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी हमने माना r है, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो f है वो किस तरीके से होता है 1/r²।
इस तरीके से होता है, यानी दोनों आवेशों की जो मात्रा का गुणनफल होता है उसके समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कूलाम का नियम है। इसको हम एक बार देखते हैं, कूलाम के नियम को नोट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसका व्यंजक करेंगे। तो हम अब क्या करते हैं, कूलाम के नियम को एक बार फिर से देखते हैं। क्या है कूलाम का नियम? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया था, एक नियम दिया था जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। वो नियम क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश यानी दो रुके हुए आवेश हैं और बिंदु नुमा है, बड़े आवेश नहीं है। कैसे हैं? दो स्थिर बिंदु आवेश यानी कि किसी गोले में आवेश नहीं है, बिंदु नुमा आवेश है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जो वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो क्या है, दोनों आवेशों की मात्रा यानी परिमाण के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती, उसी को कहते हैं समानुपाती, तथा जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है बीच की, उस बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके कूलाम का नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में, यूपी बोर्ड में। और अब हमें मानक इसकी हम इसके सूत्र की स्थापना करते हैं। तो सूत्र की स्थापना के लिए हम एक कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? हम मानते हैं कि हमारे पास दो बिंदुनुमा आवेश हैं जो कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच की दूरी r है। तो उनके अनुसार हम सूत्र की स्थापना करेंगे कूलाम के नियम की। तो हमने एक कल्पना क्या की, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हमने मान लिए हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो लगने वाला जो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो क्या होगा, जैसे हम चित्र के अनुसार बात करते हैं। मान लिया हमने जो दो, एक Q1 और यहाँ पर एक Q2 आवेश बिंदुनुमा है। हमने बड़े से आवेश दिखा दिए अपने समझने के लिए, बिंदुनुमा आवेश है जिनके बीच की दूरी कैसी है, जिनके बीच की दूरी r है। हमने इतनी डिस्टेंस कितनी ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी r है। हमने कूलाम का नियम पहले ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि इसमें हमने पहले नियम पढ़ा था कि जो बल है, फोर्स है, वो कैसा होगा, जो बल लगने वाला है तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी? दूसरी कंडीशन में बताया गया था F प्रोपोर्शनल टू, जो दिया गया है वो r क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो f यानी कि प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r² होगा। इसी प्रकार से इसका समीकरण हमने 2 डाल दिया। अब हम दोनों इक्वेशनों को फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक हमारे पास एक समीकरण, कंबाइंड समीकरण प्राप्त होगा। वो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन r²। अब हम जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक नियत पद आता है, अचर पद, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या आएगा, हमने मान लिया F बराबर A आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, A मान लिया हमने, K भी मान सकते हैं हम, C भी मान सकते हैं। तो यहाँ K आ गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ जो A है या K मानेंगे हम, यहाँ पर हमें प्रयोगों द्वारा दिया गया है कि A की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं A बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जी किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है, जिसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जी है। इसका आंकिक मान भी देखो कितना होता है, इसका आंकिक मान भी हम देख सकते हैं। इसका आंकिक मान होता है 9 × 10⁻। जब इन सभी 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट का मान जब हम रखते हैं तो यहाँ पर यानी कि इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹। मात्रक वही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। यह समीकरण हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, जो कूलाम के नियम को दर्शाता है। अब हम बात इसमें करते हैं, आगे डेरिवेशन और है तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर जितो बात थी निर्वात की, क्योंकि जो दोनों आवेश निर्वात में रखे थे ना, निर्वात करके इसको कर लिया था। अब अगर यदि माध्यम है, यदि इसमें कोई माध्यम है, यानी कि हमने दोनों आवेशों को तेल में डुबो दिया,
केरोसिन में डुबो दिया या कहीं हमने और रख दिया किसी माध्यम में, तब बात करते हैं तो क्या होता है। तो हम इसी पर देख लेते हैं। इसकी परिभाषा भी हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे परिभाषा जो आपकी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती ही होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन आर जो होता है, जो के होता है, के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। तो कुछ लाइट के कारण डिस्टर्ब होगा, तो इसके आगे हम देखते हैं। हमने यहाँ तक सूत्र निगमन कर लिया था। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चीजों को, जहाँ हम देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि कूलाम के नियम में इनके शाब्दिक अर्थ बताइए या इनके प्रतीकों के सामान्य अर्थ क्या है। तो हमें पता है Q1 क्या है, आवेश है, Q2 भी आवेश है, R बीच की दूरी है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है जो निर्वात की वैद्युतशीलता है। जैसे हम यहाँ लिख भी देंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर जब के आया था तो यहाँ पर भी हम लिख सकते थे, जहां के क्या है, जहां के कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, या हम कह सकते हैं समानुपाती नियतांक। तो यहाँ हमने देखा एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता के बारे में आगे कुछ व्याख्या करेंगे, क्या होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। लेकिन हम कूलाम के नियम को पहले पूरा कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए, और जब माध्यम में रख देंगे तो उनके बीच जो माध्यम की जो परमिविटी है, जो यानी कि मान है, परमिविटी वैद्युतशीलता का जो मान है, परावैद्युतांक जो के होता है, जैसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, जो परावैद्युतांक है वो कैसे यानी कि व्याप करता है। तो उसके लिए हम इसमें कुछ अंतर नहीं करते। तो हम मान लेते हैं यदि आवेश कहाँ है, माध्यम में है, किसी माध्यम में है, यदि आवेश किसी माध्यम में है तो हमारा जो कूलाम का नियम है वो क्या बन जाएगा, एफ यानी मीडियम हो जाएगा, माध्यम कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और के और रहेगा। जी के क्या है, जहां हम कह सकते हैं, जहां के क्या है, इस फॉर्मूले को भी हम यानी कि बॉक्स में बंद कर दें, क्योंकि ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। जहां के परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक, जहां के क्या है, परावैद्युतांक है, और इंग्लिश में इंग्लिश में इसको परमिविटी बोलते हैं। तो इस तरीके से जी आपका फॉर्मूला आपका प्राप्त हो जाता है। तो जी आपके कूलाम का नियम है। अब इसके बारे में आगे हम काफी चर्चा करेंगे, क्योंकि निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, और के किसके गुणनफल में होता है, या के कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कूलाम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों फॉर्मूले से बहुत अधिक से अधिक क्या प्राप्त होंगे, हमें न्यूमेरिकल लगाने को मिलेंगे, वो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आज मिले हैं, Q बराबर NE और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन KR स्क्वायर, या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपके दो फॉर्मूले जो हैं महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं। इनसे हम काफी अधिकतम न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो अगले वीडियो में, जब ये चैप्टर कूलाम का वैद्युत आवेश खंड खत्म हो जाएगा, पार्ट खत्म हो जाएगा, तो हम लगाएंगे। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।